हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम नगर परिषद या नगर पालिका के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके थर्ड ईयर का टॉपिक है। 74वें संविधान संशोधन के अंदर हम इसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सबसे पहले नगरीय सरकार की स्थापना मद्रास में 1887 में हुई थी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा संविधान बना तो स्थानीय शासन को राज्य सूची का हिस्सा बना दिया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नगर पालिका शीर्षक से एक नया भाग कै जोड़ा गया। नगरीय स्थानीय इकाइयों को एक साधारण नाम नगर पालिका दे दिया गया। 74वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम अलग से इसका स्ट्रक्चर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिका इसमें नाम मात्र का अंतर है। उसको हम डिस्कस करते हुए इन दोनों टॉपिकों को एक साथ लेकर चलेंगे। नगर परिषद या नगर पालिका को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रही हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले नगर पालिकाओं का निर्माण बंगाल में 1860 में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने स्वशासन अधिनियम 1886 पारित किया गया और जयपुर म्युनिसिपल कमेटी का गठन 1922 में हुआ। आज वर्तमान में भारत में सभी राज्यों में अधिनियम के अधीन नगर परिषद और नगर पालिकाएं दोनों हैं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर है नगर परिषद का निर्माण 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि नगर पालिका का निर्माण 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है। नगर पालिका में नगर परिषद की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। नगर परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को आयुक्त कहते हैं, जबकि नगर पालिका के सर्वोच्च अधिकारी को अधिशासी अधिकारी के नाम से जाना जाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहते हैं, जबकि नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है और उपाध्यक्ष को भी उपाध्यक्ष कहा जाता है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिका में जो अंतर है वो है कर्मचारियों का। नगर परिषद में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नगर पालिका बोर्ड में ये संख्या कम होती है। नगर निगम में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ होते हैं, जबकि बोर्ड में इतने विशेषज्ञ नहीं होते। अब हम नगर परिषद और नगर पालिका के संगठन के बारे में बात करेंगे। दोनों में ही परिषद होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, आयुक्त या अधिशासी अधिकारी होता है और समितियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिषद की। इन दोनों का ही एक महत्वपूर्ण आधार है परिषद। ये जनप्रतिनिधि संस्था होती है और व्यवस्थापिका की तरह काम करती है, यानी स्थानीय विषयों से संबंधित नीति निर्माण, नियमों और उपनियमों का निर्माण करना इसका काम होता है। ये आय और व्यय के लिए बजट पारित करने का काम इसी का है। नगरीय विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण इस संस्था के द्वारा ही किया जाता है। परिषद के द्वारा स्थानीय योजनाएं और साफ सफाई हेतु कार्यक्रम बनाना, साथ ही कर लगाना, फीस और जुर्माने से संबंध में निर्णय लेकर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजना परिषद का कार्य है। परिषद में स्थानीय वयस्क नागरिकों के द्वारा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है।
इसमें कुछ सदस्य सरकार के द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं। अधिनियम के अनुसार निर्वाचित सदस्यों की संख्या 13 है। चुनाव के लिए हर नगर को वार्ड में डिवाइड किया जाता है। वार्ड से वैक्स मताधिकार के आधार पर सदस्य चुन के आते हैं, जिन्हें पार्षद कहा जाता है। वार्ड का निर्धारण और सदस्य कितने होंगे, इसकी संख्या का निर्धारण केवल राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इतना है कि कम से कम 13 सदस्य होने चाहिए, इससे कम सरकार सदस्य नहीं रख सकती। अब इसमें जो सदस्य पार्षद बन के आते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं हैं, और वो योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। साथ ही उसके लिए कुछ योग्यता है, वह किसी भी न्यायालय के द्वारा अपराधी दोषित नहीं माना गया हो या ठहराया गया हो, उसे किसी भी न्यायालय ने 5 वर्ष या इससे अधिक का दंड ना दिया हो, वह किसी खाद्य मिलावट अधिनियम के अंदर अपराधी नहीं माना गया हो, साथ ही वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी विशेष पद पर आसीन ना हो, वो किसी विश्वविद्यालय, निगम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित हो, उनमें कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति ग्रहण करता हो, या वो दिवालिया हो गया हो, या फिर उसे कारावास से मुक्त होने की अवधि 6 माह नहीं हुई हो, और उसके दो से अधिक संतान ना हो, वह किसी भी समाचार पत्र में कोई अगर हिस्सा रखता है जिसमें नगर पालिका के कार्यों को शामिल किया जाने से संबंधित विज्ञापन होते हैं, वह किसी ऐसे वस्तु से नियमित रूप का व्यापार करता है जो नगर पालिका में किए जाने वाले मूल्य जो राज्य सरकार की मंजूरी से हो उसमें हित रखते हों। इन सभी आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर वो ऐसे किसी लाभप्रद पद पर आसीन हो, या वो पागल दिवालिया हो गया हो, या वो अपराधी प्रवृत्ति का हो, ये सब उसकी योग्यताएं हैं। अगर इसमें से कोई भी एक भी प्रावधान उस पर लागू होते हैं तो वो पार्षद खड़े होने के योग्य नहीं है। पार्षद के कुछ ऐसे कर्तव्य भी होते हैं। निगम की साधारण बैठकों में शामिल होना, अपने विवेक से पक्ष या विपक्ष में वो निर्णय देता है। निगम की संपत्ति को नुकसान, निगम की किसी भी योजना के बारे में संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करता है। पार्षद के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। सरकार यदि कामकाज में अपेक्षा कर रही है या लापरवाही कर रही है तो वह संबंधित अधिकारी को उसके प्रति आग्रह कर सकता है। जाति प्रमाण पत्र, आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक व सरकारी विभागों द्वारा मांगे गए प्रमाण पत्रों को, जैसे फॉर्मों को वो अटेस्टेड या सत्यापित भी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम पार्षद को हटा सकते हैं। यदि वह साधारण सदन की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रह रहा हो, निगम की परिषद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटा सकती है। पार्षद पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में और पिछड़े वर्ग को 21% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही महिलाओं को भी 50% आरक्षण इनमें दिया गया है। परिषद का कार्यकाल संवैधानिक संशोधन के बाद सभी राज्यों में 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। नगर पालिका की बैठकों के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी बैठक 60 दिन के अंदर एक बार और एक कैलेंडर वर्ष में 6 होंगी। अध्यक्ष उस तारीख से
जिसको नगरपालिका के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, हस्ताक्षर करेगा और 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक भी बुला सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रत्येक प्रजातंत्र व्यवस्था में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चुने जाने का प्रावधान है। राजस्थान में 2009 के पहले और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के परिषद खुद ही एक निश्चित अवधि के लिए इनका चुनाव करती थी, लेकिन बाद में इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाने लगा। नगरीय निकायों में सभापति और अध्यक्ष का सीधा चुनाव करवाने के राज्य सरकार के फैसले से चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को बहुत परेशानी होने लगी और लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने लगे। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि सभापति और अध्यक्ष के पद पर सीधे चुनाव होंगे तो पार्षदों की खरीद बंद हो जाएगी और 2/3 बहुमत का जो आवश्यक प्रावधान है वो बना रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि नगरीय स्थानीय निकायों में दल बदल कानून लागू किया जाना चाहिए। अध्यक्ष के पद पर आरक्षण। 74वें संविधान संशोधन ने नगरीय निकायों के अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति जनजाति को उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार पर और पिछड़े वर्ग को 21% आरक्षण दिया है। अध्यक्ष के पद पर सभी महिलाओं को पहले 33% रिजर्वेशन था, लेकिन 2009 में यह बढ़ाकर 50% कर दिया है। अध्यक्ष अपने पद से खुद ही त्यागपत्र दे सकता है या फिर उसे 3/4 बहुमत से अविश्वास के द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सारे अधिकार शक्तियों का प्रयोग करेगा। लिखित में अध्यक्ष को सूचना देकर उपाध्यक्ष भी त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। नए अधिनियम की धारा 53 में इन दोनों के खिलाफ यह कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 मत आना जरूरी है। इस प्रस्ताव के पारित नहीं होने पर अगले 2 साल तक उनके विरुद्ध इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बहुत सारी शक्तियां भी हैं। अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अनुशासन शांति को बनाए रखता है, बैठकों के सदस्यों को उनके कार्यों के बारे में बताता है। साथ ही अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वह दोहरी भूमिका निभाता है। एक और तो परिषद का हिस्सा होने के कारण नीति निर्माण में शामिल होता है, तो दूसरी ओर नीति के क्रियान्वयन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है।